हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए तथा आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें दोस्तों, तो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, जो दो भागों में बटा होता है। न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, जो दो भागों में बटा होता है। पहला आपका हो गया आरएनए, दूसरा आपका हो गया डीएनए। अगर आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसका हो जाएगा फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों फुल फॉर्म आरएनए का? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर डीएनए के फुल फॉर्म की बात करें, तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम बात करें कि डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, तो आरएनए जो है केंद्रक के अंदर तो उपस्थित होता ही है, केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होता है। आरएनए कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो केंद्रक के अंदर होता है और केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होता है। और अगर डीएनए की बात करें, डीएनए की, तो ये केंद्रक के अंदर तो उपस्थित ही होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड यानी लवक के अंदर भी उपस्थित होता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने देखा। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है और ये दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग हैं दोस्तों, तो पहला हो गया आपका आरएनए और दूसरा आपका हो गया डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की अगर बात करें तो केंद्रक में तो पाया ही जाता है, केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया ही जाता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड यानी लवक में भी पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग डीएनए के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखिएगा डीएनए क्या है, तो अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाया जाता है। अगर डीएनए के कार्य की बात करें दोस्तों, डीएनए के कार्य की, तो इसका मुख्य कार्य है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना। डीएनए का मुख्य काम क्या है दोस्तों? अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना, इसका मुख्य काम हो गया। अगर डीएनए के खोज की बात करें दोस्तों, डीएनए के खोज की बात करें, तो डीएनए की खोज या डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया। डीएनए की खोज या डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। अगर बात करें दोस्तों डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताएंगे डीएनए में फास्फोरस या फॉस्फेट तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व दोस्तों? फास्फोरस या फॉस्फेट। अगर बात करें शर्करा की, तो डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो बताएंगे डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में पाया जाता है। कौन सा शर्करा दोस्तों? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। उसके बाद अगर बॉन्ड की बात करें दोस्तों, बॉन्ड की यानी बंध की, तो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर बेस की बात करें, क्षार की, तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। कौन सा क्षार दोस्तों? नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार, जो दो भागों में बटा होता है, भाग पहला और भाग दूसरा। भाग एक में ए होता है और जी होता है, और भाग दो में टी होता है और सी होता है। ए का मतलब होता है एडिनिन, टी का मतलब होता है थाइमिन, और जी का मतलब होता है गुआनिन, तथा सी का मतलब होता है साइटोसिन। जो एडिनिन होता है ये थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो आपका गुआनिन होता है ये साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड में बंधा होता है या जुड़ा होता है। तो हमने डीएनए के बारे में क्या देखा दोस्तों? डीएनए का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में भी पाया जाता है। डीएनए का मुख्य काम होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। डीएनए के खोजकर्ता या डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले वाटसन एवं क्रिक हैं। और डीएनए में तत्व जो पाया जाता है वो फास्फोरस तत्व होता है। डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए में जो बंध पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और डीएनए में बेस यानी क्षार नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, जो दो भागों में बटा होता है। पहले भाग में एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं तथा दूसरे भाग में थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। ए से टी जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से और जी से सी जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। और ये बॉन्ड कौन सा होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग आरएनए के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा आरएनए का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। तो अगर आरएनए के कार्य की बात करें दोस्तों, आरएनए के कार्य की बात करें तो इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करना। तो पूछा जाएगा आरएनए का मुख्य काम क्या होता है, तो बताएंगे प्रोटीन का संश्लेषण अथवा प्रोटीन का निर्माण करना। अगर आरएनए के खोजकर्ता की बात करें कि आरएनए की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा आरएनए की खोज वाटसन एवं अर्ग के द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? वाटसन एवं अर्ग के द्वारा आरएनए की खोज की गई। अगर बात करें आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो बताएंगे कि आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। कौन सा शर्करा दोस्तों? राइबोज शर्करा। आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। अगर तत्व की बात करें कि आरएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताएंगे आरएनए में फास्फेट या फास्फोरस तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व दोस्तों? फास्फेट या फास्फोरस। अगर बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड की, तो आरएनए में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आरएनए में भी और डीएनए में भी, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर बेस की बात करें दोस्तों, क्षार की, तो आरएनए में भी नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। यह भी दो भागों में बटा होता है। पहले भाग में ए यानी एडेनिन, जी यानी गुआनिन होता है। दूसरे भाग में यू यानी यूरेसिल तथा सी यानी साइटोसिन होता है। जो ए होता है अर्थात एडेनिन, ये यू के साथ यानी यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तथा आपका जो जी होता है गुआनिन, ये सी से यानी साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा होता है। तो अगर बात करें दोस्तों आरएनए के प्रकार की, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला प्रकार है एमआरएनए। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए। दूसरा प्रकार है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए। उसका तीसरा प्रकार है दोस्तों आरआरएनए यानी राइबोज आरएनए। तो आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे 3 प्रकार का। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसपोर्ट आरएनए और आरआरएनए यानी कि राइबोज आरएनए। तो एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों आरएनए के बारे में। आरएनए की बात करें फुल फॉर्म की, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में। अगर आरएनए के कार्य की बात करें तो इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण अथवा निर्माण करना। अगर खोज की बात करें तो आरएनए की खोज वाटसन एवं अर्ग के द्वारा की गई। अगर आरएनए में पूछा जाए कि शर्करा कौन सा होता है, तो बताएंगे राइबोज शर्करा। अगर पूछा जाए आरएनए में कौन सा तत्व होता है, तो बताएंगे फास्फोरस। अगर पूछा जाए आरएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर पूछा जाए आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है, तो बताएंगे नाइट्रोजन बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस। ये दो भागों में होता है। भाग 1 में ए और जी, एडेनिन और गुआनिन। भाग 2 में यू और सी, यूरेसिल और साइटोसिन। ए से यू डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, जी से सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। अगर बात करें आरएनए के प्रकार की, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए यानी टीआरएनए और तीसरा है आपका आरआरएनए यानी राइबोज आरएनए। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो देखिएगा पहला फैक्ट, अगर पहले फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो पहला फैक्ट है
कई सारे जीन के समूह को डीएनए कहते हैं। यानी कई सारे जीन अगर मिल जाएंगे, बहुत सारे जीन अगर मिल जाएंगे तो उन्हें डीएनए कहते हैं। और कई सारे यानी बहुत सारे डीएनए के समूह को गुणसूत्र कहते हैं। यानी कई जीन मिलकर डीएनए बनाते हैं और कई जीन डीएनए मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जीन से क्या बनता है? डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? आपका गुणसूत्र। दूसरा फैक्ट है देखिएगा दोस्तों, दूसरा फैक्ट, जीन शब्द जोहानसन के द्वारा दिया गया है। अगर पूछा जाए जीन शब्द किसने दिया तो बताएंगे जोहानसन के द्वारा। तीसरा फैक्ट देखिएगा दोस्तों, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन। बताएंगे जीन। चौथा फैक्ट, प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का निर्माण कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है? बताएंगे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से। इसमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 जो होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। हमारे शरीर में 10 अमीनो अम्ल पहले से उपस्थित होते हैं जिन्हें अनावश्यक कहते हैं, और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से हम लोग प्राप्त करते हैं जिन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। पांचवा फैक्ट देखिएगा दोस्तों, डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। अगर आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो रेप्लिकेशन कहलाएगा। छठवां फैक्ट, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। सातवां फैक्ट, आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर आप आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। आठवां फैक्ट देखिएगा दोस्तों, आठवां फैक्ट है, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए में उपस्थित थाइमीन को यूरेसिल से परिवर्तित करते हैं। अगर आप डीएनए में जो थाइमीन है उसी की जगह पर यूरेसिल जोड़ दीजिए तो डीएनए से आरएनए का निर्माण हो जाएगा। तो पहला फैक्ट क्या था दोस्तों कि कई सारे जीन मिलकर डीएनए बनाते हैं और कई सारे डीएनए मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और दूसरा फैक्ट क्या था दोस्तों? जीन शब्द जोहानसन के द्वारा दिया गया। तीसरा फैक्ट क्या है दोस्तों? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। चौथा फैक्ट क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। पांचवा फैक्ट क्या है दोस्तों? डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। छठवां फैक्ट, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सातवां फैक्ट, डीएनए से डीएनए बनाना आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आठवां फैक्ट है, यदि आप डीएनए को आरएनए में परिवर्तित करते हो तो थाइमिन की जगह यूरेसिल को जोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, पटाऊ सिंड्रोम में गुणसूत्र के किस जोड़े की ट्राइसेमी होती है? तो बताएंगे कि पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी जो होती है गुणसूत्र की उसी की ट्राइसेमी हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13वीं जोड़ी की ट्राइसेमी होती है। किसमें? पटाऊ सिंड्रोम में। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? तो बताएंगे जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये महिलाओं में होता है। किस में होता है दोस्तों? महिलाओं में। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये महिलाओं में होता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मनुष्यों में आलोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, पहले इसके बारे में जान लेते हैं फिर आंसर देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो मनुष्य होते हैं इनमें कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़े। कितना? 23 जोड़ा। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, इन्हें बोलते हैं आटोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आटोसोम। आटोसोम। जो 22 जोड़ा होता है इसे आटोसोम बोलते हैं, और एक जोड़ा अलग से होता है जिसे आलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आलोसोम। तो कितना गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है? तो बताएंगे 46 या फिर 23 जोड़ा। कितना दोस्तों? 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ा। इस 23 जोड़े में से 22 जोड़ा जो पाया जाता है ये आटोसोम होता है, और जो एक जोड़ा होता है उसे आलोसोम कहते हैं। तो पूछा जाए आटोसोम गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? बताएंगे 22 जोड़ा। अगर पूछा जाए आलोसोम गुणसूत्र कितना पाया जाता है तो बताएंगे एक जोड़ा, अर्थात ये 22 जोड़ा का मतलब है 44 और एक जोड़ा का मतलब है 2। ठीक है, तो हो गया आपका 44 और 2 46। तो जो आटोसोम होता है, आटोसोम, तो आटोसोम के गुणसूत्र से
शरीर यानी बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? बॉडी का। क्या बताएंगे? बॉडी का। जो ऑटोसोम है इससे बॉडी का निर्माण होता है। और जो आलोसोम होते हैं ये दो गुणसूत्र या एक जोड़ा जो होता है आलोसोम, इससे लिंग का निर्धारण होता है। किसका दोस्तों? लिंग का निर्धारण होता है कि व्यक्ति लड़का होगा कि लड़की। इसका निर्धारण कौन करता है? आलोसोम। शरीर का निर्माण कौन करता है? बताएंगे ऑटोसोम। अगर यक्स यक्स गुणसूत्र है, ये आलोसोम का एक्स एक्स है तो लड़की होगी, अगर यक्स और वाई है तो क्या होगा? लड़का होगा। तो लिंग का निर्धारण आलोसोम जो कि एक जोड़ा अर्थात दो गुणसूत्र होता है, और शरीर का निर्माण बॉडी का निर्माण ऑटोसोम जो कि 22 जोड़ी अर्थात 44 गुणसूत्र होते हैं। तो आइए प्रश्न का अब आंसर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पूछा गया है कि मनुष्यों में आलोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे जो आलोसोम गुणसूत्र होते हैं ये आलोसोम गुणसूत्र 2 होते हैं। अगर पूछा गया होता कितनी जोड़ी होता है तो आंसर होता 1, लेकिन यहाँ पूछा गया है आलोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो बताएंगे 2। और चौथा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मनुष्यों में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछा गया है दोस्तों, संख्या, तो संख्या बताएंगे 44। अगर जोड़ा पूछा गया होता तब आपका आंसर हो जाता 22। तो ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। इससे बॉडी का निर्माण होता है और इससे लिंग का निर्धारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, शिशुओं में लिंग का निर्धारण होता है, शिशुओं में लिंग का निर्धारण होता है तो बताएंगे पिता के गुणसूत्र से। लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से। और छठवां प्रश्न है, डीएनए या आरएनए में कौन सा बंध पाया जाता है? तो अभी हमने पीछे देखा था दोस्तों, डीएनए हो या आरएनए हो इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है, डीएनए या आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है? तो डीएनए हो या आरएनए हो इसमें नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। कौन सा बेस दोस्तों? कौन सा क्षार? नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार। आठवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो या खोज वो पूछा जाए या फिर डबल हेलिक्स मॉडल पूछा जाए तो बताएंगे वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, आरएनए की खोज किसने की? तो आरएनए की खोज जो है वाटसन एवं अर्ग के द्वारा की गई, वाटसन एवं अर्ग के द्वारा। 10वां प्रश्न, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। कई सारे जीन मिलकर डीएनए बनाते हैं और कई सारे डीएनए मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो बताएंगे जो जीन शब्द है ये जोहानसन के द्वारा दिया गया था। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? जोहानसन के द्वारा। 12वां प्रश्न, प्रोटीन का निर्माण कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है? तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से, जिसमें से आपके 10 जो होते हैं अनावश्यक होते हैं, 10 कौन से होते हैं? आवश्यक। जो शरीर में हमारे उपस्थित होते हैं पहले से ही 10 अमीनो अम्ल वो अनावश्यक होते हैं, और जो हमें भोजन से प्राप्त होता है 10 अमीनो अम्ल वो आवश्यक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 13वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित 10 अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? तो जो शरीर में ऑलरेडी उपस्थित होते हैं उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो शरीर में पहले से ही होते हैं उन्हें अनावश्यक कहते हैं, और जो भोजन से हम लोग लेते हैं 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से लेते हैं इन्हें आवश्यक कहते हैं। भोजन वाले को आवश्यक कहेंगे और शरीर में जो उपस्थित होते हैं उन्हें अनावश्यक कहते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल। 14वां प्रश्न, आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो बताएंगे जो आरएनए होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 15वां प्रश्न है, आवश्यक अमीनो अम्ल की पहचान कौन करता है? तो आवश्यक अमीनो अम्ल यानी जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं इनकी पहचान जो है मैसेंजर आरएनए करता है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं यानी जो भोजन से मिलते हैं उनकी पहचान जो है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए पहचान करता है, और इनका जो ट्रांसपोर्ट करता है ये टीआरएनए करता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन पहुंचाता है? तो बताएंगे टीआरएनए। तथा प्रोटीन का निर्माण
mRNA करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mRNA। कौन सा दोस्तों? mRNA। पहचान कौन करेगा? mRNA। 16वां प्रश्न, यहाँ RNA होना चाहिए था दोस्तों, क्या होना चाहिए? RNA कर लीजिएगा, RNA। तो RNA का कौन सा भाग प्रोटीन का निर्माण करता है? तो अभी हमने देखा जो अमीनो अम्ल की पहचान करेगा ये mRNA, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा tRNA, तथा प्रोटीन का निर्माण कौन कर देगा? राइबोज RNA यानी rRNA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, rRNA। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? rRNA। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 17वां प्रश्न है, डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? तो डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। 18वां प्रश्न, डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है? तो जब डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। 19वां प्रश्न, आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों, 20वां प्रश्न, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए किसको यूरेसिल से परिवर्तित करते हैं? तो जब हम डीएनए के थाइमिन को यूरेसिल से परिवर्तित कर देंगे तो आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमिन को यूरेसिल से परिवर्तित करते हैं। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल रखने पर डीएनए से आरएनए बन जाता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।